च1 रहस्यमय बूढ़ा आदमी। हमारे ब्राह्मण जैसा ही एक और बारहमन के किसी कोने में एक दुनिया था जहां पर साइंस या टेक्नोलॉजी का कोई भी नाम नहीं था। वहां पर सिर्फ जादुई शक्तियां ही मैटर करती थी, जिसे नवादा लोक बोला जाता था। नवादा लोक में छोटे साम्राज्य था। टेकरी उस थी साम्राज्य के छोटे से शहर वियना के एक हवेली में एक लड़का बेड पर पड़ा हुआ था। इस वक्त उसका पूरा बॉडी पत्तियों से लिपटा हुआ। तभी वहां पर एक हकीम आया। जी रैंक एक का हकीम था। उसका वियना शहर ने बहुत ज्यादा इज्जत थी। उन्होंने सामने खड़े आदमी से बोला, महाराज मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की मगर राजकुमार को नहीं बचा पाया, हमें मार कर दे। उसकी बात पर सामने वाला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की कि मेरा बेटा वापस ठीक नहीं होगा, अब तुम यहाँ से जा सकते ही। हकीम को लगा कि राजपाल इस वक्त पागल हो गए हैं, इसीलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहे हैं। उसके बाद उसने बेड पर पड़े इस लड़के को एक बार देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजपाल यानी इस लड़के के पिता अर्नव सिंघानिया जो वियना शहर के राजपाल थे, उन्होंने इस लड़के पास बैठ गए। उनके आंखों में अंशु थे। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे हमें मार कर दे, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया, अगर रख पाता तो आपकी ये हाल नहीं होता। लड़का कोई और राहुल सिंघानिया है जो सिंघानिया परिवार वारिश और अर्नव सिंघानिया के इकलौते बेटा था, जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो कहाँ गई आज तक किसी को भी मालूम नहीं हुआ। उसी वक्त वहां पर एक लड़की आई जिसकी उम्र लगभग 17 साल होगी। वह दोस्ती हुए। आज उसने पूछा, लीडर राहुल को क्या हुआ, वह ठीक तो हो जाएगा। ये लड़की थी रितिका सिंघानिया। उसकी बात पर अर्नव जी बोले, बेटा आप चिंता मत करो, राहुल को कुछ नहीं होगा। उसके बाद उनके आंखों में एक गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जिसने भी ये किया है उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तभी रितिका ने पूछा, लीडर मालूम हुआ कि राहुल के साथ ये सब किसने किया है? अर्नव जी बोले, नहीं बेटा, लेकिन जैसे ही राहुल होश में आएगा उसका पता तो चल ही जाएगा। दरअसल बात यह है कि राहुल को सभी निकम्मा बोलते थे क्योंकि वह 18 साल की उम्र में भी कोर भी जागृत नहीं कर पाया था। इस वजह से वह सिर्फ एक आम आदमी था, लेकिन बाकी सभी पहले ही उससे आगे हो गए थे। सभी लोग उसे निकम्मा बोलते थे। इसी वजह से किसी से उसे मारने की कोशिश की क्योंकि वह उसे सिंघानिया परिवार पर उसे बोझ मानता था। इसी वक्त बाहर बहुत तेज अंधियां चलने लगी। तभी पूरे वियना शहर के ऊपर अचानक काले बादल छा जाए। उसी वक्त सिंघानिया महल के ऊपर एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी छा गई। उसी वक्त वहां राहुल उन रोशनी से एक लो निकली और जाकर राहुल के माथे में समा गई और उसके बाद राहुल के कानों में एक आवाज गूंजी, बच्चे उठ जा, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ है, तुम्हें अभी इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी राहुल के पास गया और उसके बॉडी के ऊपर से अपना हाथ फेरा, जिसके बाद आर्यन की सभी हड्डियां जुड़ने लगी। कुछ देर में आर्यन का सभी हड्डियां और चोट ठीक हो गई। उसको ठीक करने में उस बूढ़े की बहुत सारी ताकत यूज हो है थी, जिसके वजह से वे वापस राहुल के अंगूठी में समा गए। अगली सुबह जैसे ही राहुल उठा उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसके अंदर कोई भी दर्द का महसूस हो रहा था। तभी राहुल ने अपने हाथों को हिलाया। वह आसानी से अपना हाथ हिला सकता रहे। उसने अपना दूसरा हाथ भी हिलाया, जिससे उसे मालूम हुआ को उसके सभी चोट खत्म हो गई थी। वह जल्दी से उठाकर बैठ गया, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे पहले तो बहुत हैरानी हुई। उसके जैसे ही अपनी बॉडी की तरफ देखा उसे बहुत अजीब लगा। उसने ऊपर के पत्तियों को खोला। वो इस वक्त सिर्फ एक पैजामे पर था। वहां सीधा आईने के सामने चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी मसल बढ़ गई थी। उसका बॉडी पूरा मस्कुलर ही गया। ताज बढ़ी हुई छाती, फूले सीने और सिक्स पैक। उसका शरीर पहले से और साफ और गोरी हो गई थी। वह इस वक्त बहुत ही आकर्षक लग रहा था। अगर कोई भी लड़की उसे इस हालत में देख लेती तो वह बिना राहुल के प्यार में पड़े नहीं रह सकती थी। तभी राहुल के कानों में किसी के आने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना कुर्ता पहन लिया, पर जैसे ही दरवाजा खुला उसके सामने रितिका खड़ी थी, जिसके आंखों रोकर सूज गई थी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गया था। पर वह जैसे ही अंदर आई उसने राहुल को बेड पर नहीं देखा। ये देखते ही डर गई। उसके हाथ का काड़ा नीचे गिर गया। वह चिल्लाने वाली ही थी कि उसके कमर में किसी ने हाथ लगाया और अपने तरफ खींच लिया। रितिका तो बहुत घबरा गई। उसने अपने आंखों को डर से बंद कर लिया। तभी उसके नाक में एक जानी पहचानी सुगंध आई। उसी वक्त उसके कानों में एक आवाज गूंजी, क्या टीम मुझे खोज रहे ही? ये आवाज सुनते ही रितिका ने अपनी आंखें खोली, पर अपने सामने राहुल का हैंडसम चेहरा देखती ही देखती रह गई थी। उसी वक्त राहुल ने उसके नाक को अपने हाथ से रगड़ा, जिससे वह होश में आहे। उसके कसे राहुल को गले लगा लिया। राहुल को उसकी परेशानी का ख्याल था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा, बस रितिका का सर सहलाने लगा। कुछ देर बाद रितिका थोड़ा नॉर्मल हुई, जिसके बाद उसने आर्यन के आंखों में देखा और कुछ, तुम्हारी ये हालत किसने किया? चटुक राजकुमारी अंजलि मूला।
रितिका तो बहुत घबरा गई, उसने अपने आंखों को डर से बंद कर लिया। तभी उसके नाक में एक जानी पहचानी सुगंध आई। उसी वक्त उसके कानों में एक आवाज गूंजी, क्या टीम मुझे खोज रहे ही? ये आवाज सुनते ही रितिका ने अपनी आंखें खोली, पर अपने सामने राहुल का हैंडसम चेहरा देखती ही देखती रह गई थी। उसी वक्त राहुल ने उसके नाक को अपने हाथ से रगड़ा, जिससे वह होश में आहे। उसके कसे राहुल को गले लगा लिया। राहुल को उसकी परेशानी का ख्याल था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा, बस रितिका का सर सहलाने लगा। कुछ देर बाद रितिका थोड़ा नॉर्मल हुई, जिसके बाद उसने आर्यन के आंखों में देखा और कुछ तुम्हारी ये हालत किसने किया है? ये कहते वक्त उसके गुस्से को देखकर राहुल बोला, तुम मुझ पर ही छोड़ दो, मैं खुद निपटूंगा उससे। वही उसकी बात पर रितिका थोड़ा शांत हुई और वहां से जाते हुए बोली, तुम अभी कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए अभी काढ़ा बनाकर लाती ही। राहुल माना करना चाहता था, पर तब तक रितिका जा चुकी थी। रितिक के जाने के बाद राहुल सोच रहा था कि आखिर वह कैसे ठीक हुआ। वह कल ही बिल्कुल अधमरा पड़ गया था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपना सर झटका, पर जैसे ही वह दोबारा से बिस्तर में जाने वाला था उसे कुछ महसूस हुआ, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ गई थी, क्योंकि वह बिल्कुल बढ़ गया था। उसे अपने चक्रों में शक्तियां बढ़ती नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसका कोर बन गया है और वह शारीरिक बनावट के पहले स्टार में पहुंच गया था। तभी वह कल्टीवेशन करने बैठा। ये देखकर उसे बहुत ही हैरानी हुई कि नहीं उसका कोर बन गया था, बल्कि उसकी शक्तियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। राहुल को यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद वह उठने ही वाला था कि वहां पर अर्नव जी आ गए। उनके साथ रितिका भी थी। उन लोगों को देखते ही राहुल खड़ा हो गया और अर्नव जी पास चला गया। अर्नव जी ने जब राहुल को सही सलामत देखा तो उनकी परेशानी थोड़ी कम हुई। थोड़ी देर बाद अर्नव जी को राहुल में थोड़ा चेंज दिखा, पर उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाल चाल पूछकर बोले, बेटा मुझे काम है, करके आता हूं, तब तक आप दोनों बात करो। उसके बाद वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राहुल और रितिका बिल्कुल अकेले थे। राहुल के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। रितिका ने जैसे ही राहुल का एक्सप्रेशन देखा वह शर्मा गई। उसने जल्दी से काढ़े को टेबल पर रखा और बोली, इसे पी लेना, मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर जल्दी से वहां से भाग गई। वही इस महल के एक रूम में एक लड़का अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी वहां पर एक लड़का आया और बोला, महाराज वो लड़का बच गया है। यही नहीं, वह बिल्कुल स्वस्थ और पहले से भी थोड़ा ताकतवर दिख रहा है। उसकी बात पर उस लड़के ने गुस्से में अपने हाथ के प्याले को मसल दिया। वो गुस्से में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद उसे मरा था, पर वह बच कैसे गया? तभी वहां पर एक और सैनिक आया और बोला, सरकार मैंने पता किया है को वह बहुत ही रहस्यमय तरीकों से ठीक हुआ है। इस बारे में खुद हकीम मुकुल को भी नहीं मालूम। उसकी बात पर वो लड़का यानी अनंत सिंघानिया जो दूसरे बुजुर्ग का बेटा था, उसके कहा, कुछ तो है जी, राहुल हमसे छुपा रहा है, पता करो कि आखिर बात क्या है। उसके बाद वही वहां पर दरबार में कुछ लोग आए, जिनको देखते जी अर्नव जी खुद खड़े होकर उनकी स्वागत किया। वे लोग राजधानी से थे। राजधानी में 3 तकरवार फैमिली में से एक मूला फैमिली के लोग थे। रही उसके पीछे एक 16 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसमें पिंक फ्रॉक पहना था, जिसका लेंथ उसके पैर के एडी तक था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे टेकरी साम्राज्य के राजधानी कोलार के 3 खूबसूरत लड़कियों में से एक माना जाता था। वही उनके आते ही वहां पर बहुत ज्यादा हलचल मच गई। पूरे दरबार में सिंघानिया के लोग आ गया थे उस लड़की को देखने के लिए। एक राहुल को छोड़कर उसे पहले से ही इस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही वो लड़की जब वहां आई तो उसकी नजर दरबार में किसी को चारों तरफ ढूंढ रही थी, पर उसे वह आदमी नहीं दिखा, जिससे उसके आंखों में एक गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत किया। फिर वह जाकर अपने बुजुर्गों के साथ दरबार में एक कोने में बैठ गई। तभी अर्नव जी ने उसके साथ के एक बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग मिथिलेश, मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोग अचानक यहाँ आना हुआ। आप लोग हमें पहले बता देते तो हम आपके स्वागत की तैयारी पहले से ही कर लेते। उनकी बात पर बुजुर्ग मिथिलेश बोला, नहीं राजपाल, हमें बस राजकुमारी के वजह से आना पड़ा, उसको आपसे कुछ कहना है। उनकी बात और अर्नव जी को बहुत हैरानी हुई कि राजकुमार अंजलि मूलक को अचानक क्या काम पास गया। वैसे तो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वो यहाँ शादी के बाद आने ही वाली थी। उनके इतना कहते ही अंजलि सबके सामने आई। उसके बाद पहले उसने अर्नव जी का अभिवादन किया, फिर बोली, मैं को बोलने जा रही ही उससे आप माना मत करना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अर्नव जी ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी अंजलि बोली, अंकल दरअसल मैं इस शादी तो तोड़ने आज हूँ। उसकी बात पर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए तो किसी कुछ समझ में ही नहीं आया ने आखिर वह कहना क्या। छत्री आश्चर्यजनक मोह। अर्नव जी ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी अंजलि बोली, अंकल दरअसल मैं इस शादी तो तोड़ने आज हूँ। उसकी बात पर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए तो किसी कुछ समझ में ही नहीं आया ने आखिर वह कहना क्या चाहती है। उसकी बात सुनते ही अर्नव जी गुस्से में अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ने ये क्या बकवास कर रही है आपको मालूम है कि इस शादी को आपके दादा ने जोड़ा था, वो खुद आए थे हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए।
अंजलि उनकी बात पर भी बिल्कुल शांत रही, फिर बोली, अंकल देखिए, उन्होंने जो किया वो एक गलती थी, मैं इस गलती के वजह से अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती ना। आप ही बताएं कि मैं कैसे एक ऐसे इंसान से शादी कर लीजिए, सिर्फ एक निकम्मा है जिसने अभी तक अपने शक्तियों के कोर को भी नहीं बना पाया है। उसकी बात कर अर्नव जी को और गुस्सा आया। अंजलि साफ साफ उसके सामने ही उसके बेटे को निकम्मा बोल रही थी, पर उन्होंने अपने गुस्से को शांत किया और फिर दोबारा अंजलि से बोले, इस फैसले में क्या आपके दादाजी राजी है? अंजलि एक बार के लिए घबरा गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। वो बोली, हाँ उन्हें मालूम है, मैं उनसे ही पूछकर आई हूँ, उन्हें इस फैसले पर कोई भी एहराज नहीं है, आप चाहे तो बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। अर्नव जी ने एक बार बड़े बुजुर्ग की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी अर्नव जी को कुछ गलत का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पहले लीडर यश से बात करनी होगी। उनकी बात पर बड़े बुजुर्ग गुस्से में आ गए। वो अभी कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक वहां पर एक आवाज गूंजी, पापा किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जब सभी ने उस आवाज की तरफ देखा तो राहुल और रितिका एक साथ अंदर आ रहे थे। रितिक इस वक्त सिंपल कपड़ों में थे, लेकिन वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके खूबसूरती के आगे अंजलि भी फेल थी। अंजलि को उससे बहुत ज्यादा जलन होने लगी, पर जैसे ही उसकी नजर राहुल पर पड़ी वह कुछ पल के लिए देखते ही रह गई। राहुल इस वक्त बहुत बदला सा लग रहा था, वह इस वक्त बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। राहुल जब से वहां पर आया था उसने एक हाथ से रितिका को पकड़ा हुआ था। ये देखकर तो अंजलि का गुस्सा और भी बढ़ गई। वह पता नहीं क्यों पर इस वक्त राहुल के हाथ में रितिका की हाथ एक नहीं देख पा रही थी। उन सभी के सामने आकर आर्यन ने बड़े बुजुर्ग की तरफ देखा और बोला, बड़े बुजुर्ग क्या आप लोग ये शादी तोड़ने चाहते हो? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग ने बस हमें सर हिला दिया। उसके बाद पर राहुल ने अपने थैली से एक स्क्रॉल निकला और बिना किसी से कुछ बोले उसे 10 दिया जाए। बोला, मैं राहुल सिंघानिया अपनी मंगेतर अंजलि मूलक के साथ आप एंगेजमेंट को तोड़ता हूँ। उसके बाद उसने एक अंगूठी निकाला, पलटा और अंजलि के हाथों में रख दिया। इस वक्त अंजलि के हाथ कांप रहे थे। इस वक्त इसके दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जैसे कि कोई खास चीज उससे अलग कर दिया गया हो। जिसके बाद राहुल बड़े बुजुर्ग की तरफ मुड़ा और बोला, आज के बाद सिंघानिया परिवार का मूल परिवार से कोई भी वास्ता नहीं है, अब आप जा सकते हैं। राहुल ने भरी सभा में मूल परिवार के लोगों की बेइज्जती कर दी थी, जिसके वजह से मूल परिवार के लोग बहुत ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े ही ने एक बार सिंघानिया परिवार के हेड अर्नव जी को देखा और अंजलि को लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार के लोग बहुत ही हैरान थे। वो राहुल जो बिना हकलाए एक लाइन भी नहीं बोल सकता था, दर से बाहर तो छोड़े दल के लोगों से भी बात नहीं करता था, वह आज मूल परिवार के लोगों के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, जिससे लोग बात करने में भी घबराते थे। वही कुछ संति के बाद राजगुरु खड़े हुए और बोले, महाराज हमें राजकुमार की शादी उनके 19 साल के होने से पहले करनी होगी, और आपको मालूम है न कि वो अगले सोमवार को पूरे 19 साल के हो जाएंगे। इन सारी बातों में तो वो भूल ही गए थे कि उनके बेटे के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा। तभी उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी के अनुसार उसके 19 साल के होने से पहले हमें उसके लिए लड़की ढूंढनी होगी, पर इतना जल्दी ये कैसे होगा? उनकी बातों पर राजगुरु बोले, महाराज हमें ये करना ही होगा। अपने पिता को टेंशन में देख राहुल ने बोला, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। उसकी बात पर सभी लोग उसे देखने लगे। तभी राजगुरु बोले, राजकुमार आपके पास क्या सॉल्यूशन है? उनकी बात पर राहुल कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ बड़े बुजुर्ग के पास गया और उनसे पूछ, बड़े बुजुर्ग क्या मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वह बड़े बुजुर्ग से क्या मांगना चाहता है। तभी बड़े बुजुर्ग ने कहा, मांगी अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर दूंगा। उनकी बात पर राहुल बोला, बड़े बुजुर्ग मैं आपकी पोती रितिका का हाथ मांगना चाहता हूँ। उसकी बात पर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, सभी बहुत ही हैरान हो गए थे। वही रितिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। का बड़े बुजुर्ग ने राहुल की ने सुना तो वह बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने एक बार रितिका की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जानते थे कि उनकी पोती बचपन से ही राहुल से प्यार करती है, पर राहुल के एंगेजमेंट के वजह से वो कुछ नहीं बोलते थे। राहुल और रितिका की सगाई। उनकी बात पर राहुल बोला, बड़े बुजुर्ग मैं आपकी पोती रितिका का हाथ मांगना चाहता हूँ। उसकी बात पर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, सभी बहुत ही हैरान हो गए थे। वही रितिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। का बड़े बुजुर्ग ने राहुल की ने सुना तो वह बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने एक बार रितिका की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जानते थे कि उनकी पोती बचपन से ही राहुल से प्यार करती है, पर राहुल के एंगेजमेंट के वजह से वो कुछ नहीं बोलते थे। पर आज वो एंगेजमेंट भी टूट गया था, जिसके वजह से वो बिल्कुल शांत हो गए थे।
तभी उन्होंने कहा अगर रितिका को इस बात से कोई एतराज नहीं हो, मुझे भी नहीं है। तभी सबकी नजर रितिका पर पड़ी जो शर्म से बिल्कुल लाल हो गई थी। उसके दोनों गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। वो ज्यादा देर सबकी नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। रितिका जल्दी से आगे बढ़ी और राहुल के सीने में अपना सर छुपा लिया। उसके इतना करते ही सबको उसका उत्तर मिल गया। तभी वहां पर सभी उसके इस हरकत से हंसने लगे, जिसके वजह से रितिका और भी शर्मा गई। उसने अपने आप को राहुल के बाहों में छिपा लिया। राहुल को उसके हरकत पर और भी प्यार आ रहा था। उसने उसे अपने बाहों में अच्छी तरह से भर लिया। फिर वह रितिका को छेड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मुझसे शादी करने के लिए इतनी उतावली थी, नहीं तो मैं पहले ही तुमसे शादी कर लेता। उसकी बात पर रितिका का मन कर रहा था कि वह राहुल का मुंह तोड़ दे, लेकिन वह जानती थी कि वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। वही राजगुरु ने कहा, तो अगर ये दोनों राजी है तो सगाई की रस्म अभी कर लिया जाए और अगले 3 दिनों के बाद दोनों के शादी का मुहूर्त है। फिर उन्होंने राजपाल और बड़े बुजुर्ग दोनों को नीचे बुलाया और दैवकों के हाथों में एक एक अंगूठिया थमा दिया। फिर बोले, आप दोनों अपने अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाएं। उनके कहते जी दोनों राहुल और रितिका के पास खड़े हो गए। फिर वहीं रितिका अभी भी राहुल की बाहों में छुपी हुई थी। उसे इस तरह देखकर परिवार के सभी लड़के जल भून कर रख हो गए थे। तभी एक लड़का बोला, आखिर इस निकम्मे की किस्मत इतनी अच्छा कैसे है। तभी दूसरा लड़का बोला, राजपाल का बेटा है इसीलिए। उसके इतना कहते ही दूसरा लड़का जो अनंत के पास खड़ा था वह बोला, सरकार ये खानदान में सिर्फ आप ही है जो रितिका से शादी कर सकते हैं, वो निकम्मा तो इस लायक है ही नहीं। अनंत जो पहले ही गुस्से में था ये देखकर और भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वही बड़े बुजुर्ग और अर्नव जी ने जब देखा कि रितिका अभी भी राहुल को नहीं छोड़ रही थी तो अर्नव जी ने कहा, मुझे लगता है कि रितिका बेटा ये शादी नहीं करना चाहती, छोड़िए हम रहने देते हैं। उनकी बात सुनते ही रितिका झट से आर्यन से दूर हो गई। उसने कहा, मैंने कब कहा कि मैं राहुल से शादी नहीं करना चाहती। उसकी बात कर दिनों लोग हंसने लगे। रितिका फिर से झेप गई। उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि फोलो में क्या बोल दिया। उसने अपना सर झुका लिया। तभी बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े और रितिका के हाथ में एक रिंग रख दिया और बोले, राहुल को पहना दो। रितिका राहुल को रिंग पहनने ही वाली थी कि हाल में एक आवाज गूंजी कि रुको। उस आवाज को सुनते ही सभी ने उस आवाज की तरफ देखा जो कोई और नहीं अनंत था। उसे देखते ही अर्नव जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्या हो गया। इनको घूरता देख अनंत थोड़ा घबरा गया। फिर उसने आगे बढ़कर बोला, मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है, ये शादी नहीं हो सकती। राहुल किसी भी तरह से रितिका के लायक नहीं है। उसकी बात सुनते ही रितिका का गुस्सा अब अपने आप से बाहर हो गया। उसकी बॉडी की आभा फट पड़ी। अचानक वहां का तापमान गिरने लगा। वहां पे खड़े सभी लोगों को ठंड लगने लगा। तभी उन सभी के कानों में रितिका का खतरनाक आवाज गूंजी, आखिर तुम हो कौन। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके वजह से वह शांत हो गई। राहुल को तो अनंत के बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। वह जानता था कि अनंत बीच में अपना टांग जरूर अड़ाएगा। तभी राहुल अचानक अपने जगह से गायब हो गया और अनंत के पास पहुंच गया। उसकी गति इतने तेज थी कि अनंत को समझ में ही नहीं आया कि वह कब उसके करीब पहुंच गया था। तभी राहुल अनंत के चारों तरफ घूमते हुए बोला, तो ये बताओ कि रितिका के लिए सही लड़का कौन हो सकता है। उसकी बात पर अनंत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, कोई ऐसा जी उसके लायक हो जो खतरे में उसके साथ खड़ा रहे न कि पीछे। आर्यन उसके बातों को काटते हुए बोला, और वह खुशनसीब कौन है ये भी बता दो। उसकी बात पर अनंत घमंड भरी आवाज में बोला, मैं ही सिर्फ उसके काबिल हूँ। रितिका तो उसके गुस्से से फूटने वाली थी। अगर राहुल ने उसे नहीं रोका होता तो अभी तक वह अनंत को सबक सिखा चुकी होती, पर राहुल ने अभी भी इशारे से उसे चुप होने की बोला और अनंत की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो वहां पर खड़ा कोई भी नहीं समझ पाया था। तभी राहुल बोला, और ये साबित कैसे होगा कि तुम ही रितिका के लायक हो। उसके इतना बोलते अनंत ने अपनी अगरूर भरी आवाज में कहा कि मैं सिंघानिया परिवार के नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर और काबिल योद्धा। च5 अनंत की बुरी हालत पर राहुल ने अभी भी इशारे से उसे चुप होने की बोला और अनंत की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो वहां पर खड़ा कोई भी नहीं समझ पाया था। तभी राहुल बोला, और ये साबित कैसे होगा कि तुम ही रितिका के लायक हो। उसके इतना बोलते अनंत ने अपनी अगरूर भरी आवाज में कहा कि मैं सिंघानिया परिवार के नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर और काबिल योद्धा हूँ। उसकी बात पर राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, पर मैं नहीं मानता कि तुम सिंघानिया परिवार के सबसे काबिल योद्धा हो। रितिका समझ गई थी कि राहुल अनंत के साथ खेल रहा है, जिससे उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। तभी अनंत बोला, ठीक है निकम्मे, तो मुझसे मुकाबला कर ले। राहुल कब से उसके मुंह से बस यही तो सुनना चाहता था। उसने कहा, तुमने अब न बोला है मुद्दे की बात। तभी अनंत राहुल के पास गया और बोला, तू भूल गया कि मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था, क्यों दोबारा पिटना चाहता है। उसकी बातों का राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुकाबला कर ही लेते हैं। मुखवले की बात सुनते ही अर्नव और
रितिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह एक झटके में राहुल और अनंत के बीच आ गई। तभी वहां पर दूसरा बुजुर्ग आ गया। वह कोई और नहीं अनंत के पिता दीपक सिंघानिया था। तभी उसने बोला, बच्ची तुम अब बीच में नहीं पड़ सकती क्योंकि यंग मास्टर ने खुद इस मुकाबले को एक्सेप्ट किया है। उनकी बात पर रितिका अपनी दांत पीसने लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? रितिका ने जब राहुल के आंखों में देखा तो इस वक्त उसके आंखों में कोई भी डर नहीं था। उसके आंखों में एक बदले की आग थी। वह इससे आगे कुछ नहीं बोल सकी और वहां से पीछे हट गई। वही अनंत ने अपनी शक्तियों को जागृत कर दिया और अपनी ताकत को अपने हाथ में भरकर राहुल की तरफ बढ़ने लगा। वही राहुल कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह वैसे ही आगे बढ़ने लगा। वही उसको ऐसे आगे बढ़ता देखा सभी लोग हैरान हो गए। तभी एक आदमी बोला, अरे ये राहुल पागल हो गया है क्या कि अनंत की शक्तियों का मुकाबला अपने नॉर्मल बॉडी से कर रहा है। उन सभी की बातें राहुल के कानों में पड़ रही थी पर राहुल ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता रहा। उसी वक्त अचानक उसके हाथों में सुनहरी चमक आ गई जो कुछ पल के लिए ही था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। पर बड़े बुजुर्ग और अर्नव जी को नजर राहुल के हाथ पर पड़ गया था। वे दोनों बहुत हैरान हुए। इधर जैसे ही अनंत राहुल के पास पहुंचा उसने एक पंच राहुल की तरफ बढ़ाया पर राहुल को उसके पंच से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके हाथों में एक बार फिर हल्की सी सुनहरी रोशनी आ गई। उसके अनंत के नाभि के ऊपर एक पंच मार दिया जिसके वजह से अनंत उड़ाया हुआ पीछे के दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से खून आने लगा। उसी वक्त वह बेहोश हो गया। राहुल को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह मुड़ा और सबसे बोला, और कोई है जिसको प्रॉब्लम है? उसका ये रूप देखकर तो वहां के खड़े सभी लोग डर गए थे क्योंकि अनंत शारीरिक बनावट के साथ स्तर पर था, एक अपने अपने पहले चक्र को खिलेने के करीब पहुंच गया था। उनकी बात पर राहुल ने शयन नहीं दिया। उसके बाद वह आगे बढ़ा और रितिका के पास आ गया। फिर दोनों की सगाई हो गई। वही दूसरे बुजुर्ग ने जब अनंत की जांच की तो उन्हें पता चला कि राहुल ने अनंत के पूरे चक्र को बर्बाद कर है। आज से अनंत एक आम आदमी था। उनको इस वक्त राहुल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने राहुल को मारने की प्रतिज्ञा। उसके बाद उसने अनंत को उठाया और वहां से लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल और रितिका की सगाई की रस्म पूरी हो गई थी जिसके बाद रितिका वहां से भाग गई। उसकी इस हरकत से सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। तभी अर्नव जी राहुल से बोले, बेटा आपकी आने वाली वार्षिक सरमानी पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बात पर राहुल ने हाँ में सर हिलाया और बोला, पापा आप घबराए मत, मैं जरूर उसका तैयारी कर लूंगा। अर्नव जी को उसकी बात पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। आखिरकार उनका बेटा भी एक योद्धा बनने के राह पर था। अब कोई भी उनके बेटे को निकम्मा नहीं बोल सकता था। वही दूसरे बुजुर्ग के कमरे में अनंत बेसुध सा लेता था। वह अभी भी बेहोश था। हकीम जी उसकी जांच कर रहे थे। तभी हकीम बोला, दूसरे बुजुर्ग आपका लड़का जिंदा तो बच जाएगा लेकिन वह फिर आगे की जिंदगी में कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। उनके इतना कहते ही दूसरे बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। तभी उसने कहा, लगता है कि अब इस अर्नव को उसकी औकात दिखाना ही होगा। उसके बाद वह सिंघानिया महल से बाहर निकला और वहां से चला गया। वही राहुल अपने बेड पर लेटा हुआ और अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वह ठीक काजी हुआ, उसका पास ये ताकत कैसे आए। उसकी जिंदगी की भविष्यवाणी के बारे में मालूम होना और अचानक उसकी रितिका से सफाई और अगले 3 दिनों के बाद उसकी शादी। इस वक्त राहुल अपनी उलझना में डूबा हुआ था। वही जब राहुल इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके कमरे में सफेद धुआं फैल गया और उसके कानों में एक बूढ़े इंसान को आवाज आई, क्या राहुल की शादी रितिका के से हो जाएगी? आखिर दूसरा बुजुर्ग अर्नव जी को सबक सिखाने के लिए क्या करने वाला था? आखिर कौन है वह बूढ़ा आदमी? जी आर्यन के की में अचानक से हाजिर हो गया था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहे हमरा नोबेल महावीर राहुल। 6 रहस्यमयी बूढ़ा। उसके बाद वह सिंघानिया महल से बाहर निकला और वहां से चला गया। वही राहुल अपने बेड पर लेटा हुआ और अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वह ठीक काजी हुआ, उसका पास ये ताकत कैसे आई। उसकी जिंदगी की भविष्यवाणी के बारे में मालूम होना और अचानक उसकी रितिका से सफाई और अगले 3 दिनों के बाद उसकी शादी। इस वक्त राहुल अपनी उलझना में डूबा हुआ था। वही जब राहुल इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके कमरे में सफेद धुआं फैल गया और उसके कानों में एक बूढ़े इंसान को आवाज आई, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? उसकी बात सुनकर राहुल अपने बिस्तर से झट से उतर गया। उसे बहुत ही हैरानी के साथ साथ थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी राहुल बोला, तुम कौन हो और अचानक मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी बात पर वह बूढ़ा राहुल के चारों तरफ घूमने लगा। वह एक जगह से गायब होता तो दूसरे जगह प्रकट होता था। राहुल को अब चक्कर आ रहा था उसे देखकर, पर फिर दिया वह बूढ़ा उसका कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तभी राहुल जोर से चिल्लाकर बोला, प्लीज रुक जाओ, मेरा सर घूम रहा है। उसके इस बात पर इस आदमी को हंसी आ गई। वह बोला, बच्चे इतने में तुम्हारी ये हाल है तो तुम आगे चलकर एक महान योद्धा कैसे बनोगे?
उनकी कोई भी बात राहुल को समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा कि प्लीज आप साफ साफ बताएं मुझे जो बताना चाहते हैं। राहुल की बात सुनकर वह आदमी बोला, बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतने में ही तुम अगर घबरा जाओगे तो आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा, कैसे तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बनोगे। उनकी बात पर राहुल को समझ आ गया कि वह आदमी उससे कहना क्या चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसने फिर भी इस बूढ़े आदमी से पूछा, वरिष्ठ आप कौन है और यह अचानक कैसे आए। उसकी बात पर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया और बोला, बच्चे तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी तुम्हारे जानने का वक्त नहीं है। अभी तुम मुझे मास्टर भैरव बोल सकते हो और आज जो तुम जिंदा हो वह मेरे ही बदौलत। उनकी बातों से राहुल बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या सच में आपने ही मुझे ठीक किया है। उनकी बात पर भैरव जी ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी वो बोले, बच्चे अगर मैं चाहूं तो तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बना सकता हूं। राहुल को उनकी बात पर हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोला, कुछ अगर आपने मुझे ठीक कर दिया तो आप मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकते हैं। उसकी बात पर भैरव जी को समझ में आ गया कि वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। तभी भैरव जी बोले, बच्चे कोई बात नहीं, तुम बस मेरा कहना मानो, आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। उसके बाद उन्होंने आर्यन की तरफ बस देखा, जिससे राहुल हवा में उड़ने लगा। राहुल को बहुत हैरानी हुई कि भैरव जी ने बिना किसी शक्ति के उसे हवा में किसे उड़ा दिया। वह रोमांच से भर गया। तभी उसे बहुत ही खुशी से बोला, आपने ये कैसे किया। उसकी बात पर भैरव जी बोले, बच्चे आगे चलकर तुम सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना होगा। उनकी बात पर राहुल ने बहुत सोचा कि आखिर वह क्या करे, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने घुटने पर आ गया और बोला, आर्यन सिंघानिया अपने गुरु का अभिवादन करता है। भैरव जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी उन्होंने कहा कि अब टीम खड़े हो जाओ। उनके इतना कहते ही राहुल खड़ा हो गया, फिर बोला, गुरुजी अब तो मैं आपका स्टूडेंट बन गया हूँ, मुझे भी आप उड़ना कब से सिखाओगे। भैरव जी को उसकी बात पर हंसी आ गई। तभी उन्होंने राहुल से बोला, बच्चे तुम्हें इसके लिए पहले अभी बहुत मेहनत करनी होगी। पर राहुल को बहुत ही हैरानी हुई कि आखिर कौन सा स्टर होता है। उसकी चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर भैरव जी को समझ में आ गया, राहुल को सूर्य मंडल के बारे में नहीं पता। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में योद्धाओं को किस स्तर होते हैं, जैसे 0 शारीरिक बनावट, 1 शारीरिक मंडल, 2 पीला मंडल, 3 तेज मंडल, 4 भूमि मंडल, 5 आकाश मंडल, 6 चंद्र मंडल, 7 बुध मंडल, 8 शुक्र मंडल, 9 शनि मंडल, 10 सूर्य मंडल, 11 तारा मंडल, 12 ब्रह्म मंडल। उन्होंने कहा कि आगे भी कुछ स्तर है जिसे तुम्हें जानना अभी जरूरी नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें मालूम जी जाएगा। भराव जी ने जैसे ही इतनी सारे लेवल को बात बताई तो राहुल बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि आकाश मंडल के योद्धा सबसे ताकतवर होते हैं, लेकिन वह बिल्कुल गलत था। उसकी हैरानी देखकर भैरव जी बोले, बच्चे ज्यादा हैरान न हो, तुम्हें क्या तुम्हारा पूरा साम्राज्य में किसी और को भी ये जानकारी मालूम नहीं होगी, क्योंकि कि तुम्हारे साम्राज्य इस दुनिया का सबसे पिछड़ा साम्राज्य माना जाता है। ये साम्राज्य महाद्वीप के एक कोने में है, जिसके वजह से यह पर ज्यादा योद्धा नहीं है। वही मध्यस्थल में इतने शक्तिशाली योद्धा है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी बातों से अब राहुल का से घूम रहा था, क्योंकि उसने आज तक यही सुना था कि चंद्र मंडल के योद्धा सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि पूरे साम्राज्य में एक भी चंद्र मंडल का योद्धा नहीं था। वही उसके इतना हैरान देखा। भैरव जी बोले, चलो बच्चे तुम ज्यादा मत सोचो, अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करो। उनकी बात पर भैरव जी बोले, बच्चे तुम्हें पहले अपने मेरिडियन को मजबूत बनाना होगा, जिससे तुम्हें आगे कोई भी परेशानी न हो। कल्टिवेश में 7 नीलामी हॉल। उनकी बात पर भैरव जी बोले, बच्चे तुम्हें पहले अपने मेरिडियन को मजबूत बनाना होगा, जिससे तुम्हें आगे कोई भी परेशानी न हो। कल्टिवेश में उनकी बातों पर राहुल बोला, पर मास्टर मुझे क्या करना है। उसकी बात पर भैरव जी ने कुछ जड़ी नीतियों के नाम लिखकर राहुल को दे दिया और बोले, शाम तक इन जड़ी बूटियों को लेकर आ जाना। राहुल को उन जड़ी बूटियों की अच्छा समझ थे। उसने झट से बोला, मास्टर ये तो बहुत महंगी है। उसकी बात पर भैरव जी बोले, बच्चे मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ और आगे कैसे चलाना है ये तुम्हारे ऊपर है। तभी राहुल बोला, पर गुरुजी इतनी ज्यादा सोने के सिक्के मैं कहाँ से लाऊंगा। उसकी बात पर भैरव जी फिर मुस्कुरा दिए और वो बोले, बच्चे मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इतनी बड़ी धनराशि का इंतजाम कैसे करते हो। और वहां से जाते हुए बोले, बच्चे तुम साधना के रास्ते को जितना आसान समझ रहे हो वह उतना ही बड़ा और महंगा है। तुम्हारे सामने जो लिस्ट पड़ी है वह सिर्फ एक छोटी सी इकाई है। राहुल उनके बात पर हैरान हुए, लेकिन वह भी जानता था कि उनकी बात एकदम सही था। भैरव जी इतना बोलकर वहां से गायब हो गए। वही राहुल जैसे ही उनको गायब होता देखा, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वे कहाँ चले हुए। उसने बहुत पुकारा, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं आया।
फिर राहुल अपने रूम से बाहर आया और रितिका के पास जाने लगा। आज रास्ते में जितने भी नौकर मिल रहे थे उससे झुककर सलाम कर रहे थे। राहुल ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये वही लोग थे जी आज के पहले उसका मजाक उड़ाते थे। वही राहुल जैसे ही रितिका के कमरे के पास पहुंचा उसे बहुत अजीब लग रहा था। आज के पहले वह ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन रितिका अब उसकी होने वाली पत्नी थी तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वही कुछ सोचकर उसने रितिका का दरवाजा खटखटाया। उसके दरवाजा खटखटाने से रितिका ने दरवाजा खोला पर राहुल को इतनी सुबह देखकर बहुत हैरान हुई। उसने कहा, राहुल क्या बात है जो इतनी सुबह आए हो? राहुल बोला, क्या अब मैं तुम्हारे पास अभी नहीं सकता क्या? उसकी बात पर रितिका थोड़ा हड़बड़ा गई क्योंकि वह खुद राहुल के सामने नहीं आना चाहती थी, पर राहुल खुद आज उसके सामने आ गया था। फिर राहुल ने ज्यादा नहीं सोचा और रितिका से बोला, क्या तुम्हारे पास 2000 सोने के सिक्के हैं? रितिका उसके बात पर बहुत हैरान हुई। उसने कहा, क्या 2000 सोने के सिक्के पर तुम इतने सारे सिक्के का क्या करोगे? उनकी बात पर रितिका बहुत हैरान हुई थी क्योंकि राहुल ने आज तक कभी भी सीने के सिक्कों पर ध्यान नहीं दिया था, पर अचानक उसे 2000 सिक्कों का जरूरत पड़ गया। ये हैरान होने वाली बात थी। तभी आर्यन बोला, वो मुझे कुछ काम है, क्या तुम्हारे पास 2000 सीने ने सिक्के हैं? रितिका ने कुछ सोचा और बोली, है पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राहुल बोला, थिंक है चलो। रितिका अंदर है और उसने एक पोटली लेकर आए जिसने 2000 सोने के सिक्के थे। राहुल और रितिका सिंघानिया परिवार से निकले और मार्केट की तरफ चल दिया। वे लोग जैसे ही मार्केट पहुंचे रितिका ने राहुल से पूछा कि हमें जाना कहाँ है। उसकी बात कर राहुल बोला, हमें नीलामी घर जाना है। उसकी बात पर रितिका कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ जाने लगी। वही जैसे ही राहुल नीलामी घर पहुंचा वहां पर खुद नीलामी घर का मैनेजर आया और बोला, यंग मास्टर आपका स्वागत है, कृपया अंदर आए। इसके बात पर राहुल मुस्कुरा दिया और उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैनेजर राहुल को एक विप कमरे में ले गया और बोला, यंग मास्टर मैं आपके के लिए कर सकता हूँ। उसकी बात पर राहुल ने अपनी पेपर की लिस्ट निकला और बोला, मुझे ये औषधियां चाहिए। मैनेजर ने जैसे ही उस लिस्ट को देखा वह बहुत हैरान हुआ। हैरान सिर्फ मैनेजर ही नहीं, ताज रितिका भी बहुत हैरान थी। उसने राहुल की तरफ देखते हुए सोचा कि आखिर राहुल कच्ची कड़ी बुत्तियों का क्या करेगा, लेकिन मैनेजर के सामने होने की वजह से कुछ नहीं पूछा, बस शांत रही। वही मैनेजर को घूम देखा। राहुल बोला, क्या ये सारी जड़ी बूटी आपके पास नहीं है क्या? मैनेजर उसके बाद से होश में आया और बोला, यंग मास्टर जरूर है, हमारे पास है इन सभी जड़ी बूटियां। उसके बाद उसने अपने पास खड़ी सेविका से बोला कि ये सारी जड़ी बूटियां लेकर आओ। उसकी बात पर उस सेविका ने उस लिस्ट को लिया और वहां से चली गई। उस सेविका के जाने के बाद मैनेजर ने राहुल को चाय का प्याला दिया और एक प्याला रितिका को। रितिका ने कुछ नहीं बोला, बस राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल ने उसको चाय पीने के बोल दिया, जिसके बाद दोनों ने चाय पी। फिर मैनेजर और राहुल के बीच कुछ बात हुई, जिसके कुछ देर में वह सेविका दोबारा लौटी। उसके हाथ में 2 थाली थे जिसने राहुल की मनगाई हुई सारी जड़ी बूटियां थी। तभी उसने उस थाली को लेकर राहुल के सामने रख दिया और राहुल के पास खड़ी हो गई। उसके सेविका के कपड़े बहुत ज्यादा रिवेलिंग थे। वह राहुल को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वह थोड़ा झुकी और बोली, यंग मास्टर कृपया आप देख ले खाए, कोई जड़ी बूटियां मिस तो नहीं हो? राहुल के उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें कपड़े को उठाया जिसमें पूरी जड़ी बूटियां थी। राहुल ने जब अच्छे से सारी जड़ी बूटियां देखा ली तो उसे अपने थैले में रख लिया। उसने मैनेजर से पूछा कि आपकी इसका कितना कीमत हुआ? चैट रणवीर सचदेवा से मुलाकात। जिसके बाद दोनों ने चाय पी। फिर मैनेजर और राहुल के बीच कुछ बात हुई, जिसके कुछ देर में वह सेविका दोबारा लौटी। उसके हाथ में 2 थाली थे जिसने राहुल की मनगाई हुई सारी जड़ी बूटियां थी। तभी उसने उस थाली को लेकर राहुल के सामने रख दिया और राहुल के पास खड़ी हो गई। उसके सेविका के कपड़े बहुत ज्यादा रिवेलिंग थे। वह राहुल को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वह थोड़ा झुकी और बोली, यंग मास्टर कृपया आप देख ले खाए, कोई जड़ी बूटियां मिस तो नहीं हो? राहुल के उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें कपड़े को उठाया जिसमें पूरी जड़ी बूटियां थी। राहुल ने जब अच्छे से सारी जड़ी बूटियां देखा ली तो उसे अपने थैले में रख लिया। उसने मैनेजर से पूछा कि आपकी इसका कितना कीमत हुआ? उसके कीमत पूछते ही मैनेजर बोला, यंग मास्टर आपसे क्या कीमत लेना, इन जड़ी बूटियां हमारे नीलामी घर से तोहफा समझ लीजिए। राहुल के बहुत बोलने के बाद भी मैनेजर नहीं माना तो राहुल को उसकी बात माननी पड़ी। फिर राहुल भी उसकी बात मान गया और वहां से जाते हुए बोला, अगर और किसी काम का जरूरत पड़ी तो आपसे मुलाकात जरूर करूंगा, मुझे हमेशा आपका तोहफा याद रहेगा। उसकी बात पर मैनेजर खुश हुआ। वह आर्यन को दरवाजे पर छोड़ने आया। जब आर्यन वहां से चला गया तो उस लड़की ने पूछा, मालिक अपने इतनी बड़ी रकम ऐसे ही उस लड़के को दे दी? माना कि वह राजपाल का लड़का है मगर इतनी महंगा तोहफा। मैनेजर उसकी बात पर बस मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ लोगों को अपने तरफ करने के लिए इतना करना पड़ता है।
वही राहुल और जैसे ही मार्केट में घूम रहे थे तभी राहुल के कानों में एक लड़के की आवाज आए और ये यंग मास्टर नहीं है। राहुल जब उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वह सचदेवा फैमिली के कुल प्रमुख का बेटा था, जिससे राहुल की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि राहुल अब पहले वाला राहुल नहीं था। वही सचदेवा फैमिली भी वियना शहर की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली थी। राहुल ने जैसे ही उसे देखा वह रणवीर को इग्नोर करके जाने लगा। उसे खुद को इग्नोर करता देख रणवीर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अबे कचरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। राहुल अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह आगे बढ़ने लगा लेकिन अब तक रितिका को गुस्सा आ गया। वही रणवीर और उसके साथी जब से वहां पे आए थे उनका नजर रितिका पर ही था, क्योंकि वह वियना शहर की सबसे खूबसूरत लड़की में से एक थी। कोई भी उसे एक बार देख ले तो अपना नजर जी नहीं जाता पाए। जैसे ही रितिका रणवीर की तरफ मुद्दे वाली थी तभी राहुल बोला, छोड़ो, रास्ते पे चलोगी तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, तो क्या तुम उन पे भी ध्यान दोगी। राहुल के मुंह से ये वर्ड सुनकर तो रणवीर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक कचड़ा जो खुद के परिवार पर बोझ है वह उसकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन वह गुस्से में आगे बढ़ा और राहुल पर बिना पूछे हमला कर दिया, पर राहुल पर उसके हमले का कोई भी असर नहीं पड़ा। वह अपने जगह से हट गया। फिर उसने रणवीर के पीछे एक लात जमा दी। उसके हमले का इम्पैक्ट इतना तेज था कि रणवीर जाकर पास के नाले में गिरा। रितिका को उसके इस हालत पर हंसी आ गई, वह जोर जोर से हंसने लगी। वहां खड़ा हर शख्स तो बस उसके हंसी में ही डूब गए थे। लेकिन रणवीर को अपने आप पर रितिका का हंसाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में राहुल और रितिका को देखा रहा था। उसके नफरत इस वक्त तक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा, बस राहुल और रितिका को जाता देखकर बोला, राहुल, तुम्हें इस बेइज्जती का हिसाब तो देना ही होगा। अगर मैंने तुमसे इससे 10 गुना वसूल नहीं किया तो मेरा नाम रणवीर सचदेवा नहीं। तभी रणवीर की नजर चारों तरफ गई। आसपास के सभी लोग उस पर हंस रहे थे, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। दूसरी तरफ राहुल और रितिका सिंघानिया परिवार में पहुंच चुके थे। तभी एक नौकर आया और राहुल से बोला, यंग मास्टर, आपको कुलपति ने बुलाया है। उसकी बात पर आर्यन बस अपना सर हिला दिया और रितिका के साथ अर्नव जी के पास चला गया। वे लोग जैसे ही राजदरबार में पहुंचे वहां पर बस अरमान जी, बड़े बुजुर्ग और राजपुरोहित जी थे। वे लोग जैसे ही अंदर साथ आए उन तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही जैसे ही राजपुरोहित जी की नजर राहुल पर पड़ा वे बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि इस वक्त राहुल की शक्तियां बड़ी सी लग रही थी। इस दिन दरबार में पुरोहित जी ने राहुल को ध्यान से नहीं देखा था। उसको देखकर राजपुरोहित ही समझ गए कि राहुल के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी वह सच था, जिसके बारे में मात्र 2 लोग को ही मालूम था। एक खुद राजपुरोहित जी थे और दूसरे अर्नव जी। राहुल जैसे उन तीनों के पास पहुंचा उसने तीनों का अभिवादन किया। फिर अर्नव जी से बोला, पापा क्या बात है जो आपने याद किसी उसकी बात पर अर्नव जी थोड़ा मुस्कुरा दिए। फिर बोले, आपकी मैं नहीं, खुद राजपुरोहित ने बुलाया है। तभी राजपुरोहित बोले, बेटा आप दोनों की शादी आज रात में ही होने वाली है। राहुल को इस बात से बहुत धक्का लगा, आखिर इतनी जल्दी क्यों, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही नहीं था ही हैरान था, रितिका का भी वही हाल था। राजपुरोहित उन दोनों की आश्चर्य भरी निगाहों को देखा तो लोग क्या सोच चेन्नई भैरव जी की रहस्यमय दुनिया। तभी राजपुरोहित बोले, बेटा आप दोनों की शादी आज रात में ही होने वाली है। राहुल को इस बात से बहुत धक्का लगा, आखिर इतनी जल्दी क्यों, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही नहीं था ही हैरान था, रितिका का भी वही हाल था। राजपुरोहित उन दोनों की आश्चर्य भरी निगाहों को देखा तो लोग क्या सोच रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बस उनसे बोला कि आप दोनों आज रात को तैयार रहिएगा, क्योंकि आज रात ही आप दोनों की शादी होगी। उनकी बात पर रितिका ने एक बार अपने दादा बड़े बुजुर्ग के तरफ देखा जो बिल्कुल शांत थे। उसे बहुत अजीब लगा, वो भी लड़की थी, उसे भी अपनी शादी बाकी के लड़कियों के तरह धूमधाम से करनी थी, पर अचानक इस फैसले से वह थोड़ा नाराज थी। वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अर्नव जी ने राहुल से बोला, अगले सप्ताह बियानाधार का वार्षिक महोत्सव होने वाला है, हम चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल हो। उनकी बात पर राहुल मुस्कुरा दिया, फिर बोला, मैंने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिया है पापा, आप घबराएं मत। उसकी बात पर अर्नव जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उन्होंने राहुल से बोला, ठीक है आप जाकर आराम कर लो, आज रात ही आप दोनों को शादी है, पर शादी से पहले किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। उनकी बात पर राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्नव जी ने राजगुरु से पूछा, राजगुरु क्या हम सही कर रहे हैं? राजगुरु, उनके लिए यही सही होगा। भविष्यवाणी सच हो रही है, कल जरूर कोई न कोई शादी रोकने की साजिश करता, हमें ये सब सबसे छुपा कर करना होगा। आप दोनों रात की तैयारी करो, मैं आप दोनों से शाम को मिलता हूँ।
राजगुरु की बात सुनकर अर्नव जी और बड़े बुजुर्ग ने अपना सर हिलाया और वहां से चले जाए। वही राहुल अपने रूम में पहुंच गया था। वह जैसे ही रूम में पहुंचा उसने सभी चीजों को बाहर रख दिया, जिसके बाद उसने इधर उधर देखकर भैरव जी को पुकारा, मास्टर मैं सभी जड़ी बूटियां ले आया। उसकी बात पर कमरे में फिर कोहरा छा गया और भैरव जी वहां पर हाजिर हो गए। उसके बाद वो चारों तरफ घूमने लगे। राहुल को फिर पहले वाली फाइलिंग ही रही थी। उसके कहा, मास्टर कृपया आप जगह रहकर बात करें ना। उसकी बात पर भैरव जी मुस्कुराकर बोले, थी है बच्चे। उसके बाद वो जड़ी बूटियों के पास आ गए। उन्हीं के अपने हाथ को उठाया जिससे सूर्य शक्तियां निकली, जिसके बाद उन्होंने शक्तियों का कढ़ाई बनाया और उनमें सभी जड़ी बूटियों को डाल दिया, जिसमें बाद उन्होंने सभी जड़ी बूटियों को शक्तियों से ढकाकर उस कढ़ाई में फेंक दिया। फिर उन्होंने उस कढ़ाई में आग लगा दिया। राहुल बहुत ही ध्यान से उनको देख रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भैरव जी कर क्या रहे थे। तभी उसने देखा कि भैरव जी आग को कभी तेज कर रहे थे तो कभी नौम। कुछ ही देर में वहां पर औषधीय सुगंध फैल गया। राहुल को समझ में आ गया को भैरव जी कोई दावा बना रहे थे, जिसके वजह से राहुल बहुत ही हैरान हुआ। उसने आज तक किसी को भी इतनी अतरंगी ढंग से गोलियां बनाते हुए नहीं देखा था और न ही सुना था। वह अभी सोच ही रहा था कि भैरव जी ने एक इशारा किया, जिसके बाद उसकी पूरी शक्तियां उनके अंदर समा गई और 3 सुनहरी गोलियां चमक रही थी। राहुल जल्दी से उनके पास गया और बोला, मास्टर ये कैसी गोलियां हैं? उसकी बात सुनकर भैरव जी बोले, बच्चे ये एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है जिससे खाने से इंसान की शक्तियां में बढ़ती है। तुम्हें अभी इनमें से एक गोली को खाना है, फिर ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग की बात सुनकर राहुल को थोड़ा खुशी हुई। उसने जल्दी से हाँ कह दिया। उसके हाँ कहते ही भैरव जी ने एक गोली राहुल को दे दिया और उसे खाने को बोला। राहुल ने जैसे ही इस गोली को खाया उसके अंदर शक्तियों की भंडार फूटने लगी। तभी राहुल मेडिटेशन के रूप में बैठने ही वाला था कि भैरव जी ने उसे माना कर दिया। उनके माना करने से राहुल बहुत हैरान के साथ साथ बहुत गुस्से में भी आ गया था, लेकिन एक बस भैरव जी के तरफ देखने लगा। तभी भैरव जी ने अपनी हाथों को उठाया, जिससे वह पर एक दरवाजा खुल गया। भैरव जी ने राहुल को इस दरवाजे में जाने को बोला। राहुल बिना किसी सवाल किए उस दरवाजे में चला गया। राहुल जैसे ही उस दरवाजे के अंदर गया वह एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच गया था, जिसका ग्रेविटी बाहरी दुनिया के ग्रेविटी से बहुत ज्यादा था। राहुल जैसे ही वहां पहुंचा उसके बॉडी में जितनी भी अस्थिर शक्तियां थी सब शांत ही गई। तभी कुछ देर बाद ग्रेविटी का असर राहुल पर भी पड़ने लगा। तभी उसके कानों में भैरव जी की आवाज आई, बच्चे तुम्हें सामने की पुल को पार करना है, लेकिन याद रखना तुम जितना ही आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी और बढ़ती जाएगी, लेकिन किसी भी तरह तुमको वहां तक पहुंचना है। उनकी बात पर राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज वह सोच रहा था कि मास्टर ने उसे कहाँ फंसा दिया। वह अच्छी खासी ट्रेनिंग तो कर रहा था। तभी उसने कानों में फिर भैरव जी की आवाज आई, बच्चे टीम बाहर अच्छी खासी ट्रेनिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन वह अच्छी खासी ट्रेनिंग तो सभी लोग कर रहे थे। तुम्हें अगर सबसे ऊपर जाना है तो सबसे अलग तरीका चुनना होगा। इनकी बात पर राहुल ने बस हमें सर हिला दिया। चैतन राहुल की कठिन ट्रेनिंग। तभी उसने कानों में फिर भैरव जी की आवाज आई, बच्चे टीम बाहर अच्छी खासी ट्रेनिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन वह अच्छी खासी ट्रेनिंग तो सभी लोग कर रहे थे। तुम्हें अगर सबसे ऊपर जाना है तो सबसे अलग तरीका चुनना होगा। इनकी बात पर राहुल ने बस हमें सर हिला दिया। राहुल ने हिम्मत किया और आगे बढ़ते लगा, लेकिन ये शांति क्षणिक ही थी। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण का असर राहुल पर भी पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हड्डियां चरमराने लगी और पैरों में जकड़न महसूस होने लगी। भैरव जी के शब्दों ने राहुल के अंदर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने गहरी सांस ली और अपना सिर ऊंचा किया। ठीक है सर, उसने दृढ़ता से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस चुनौती का सामना करूंगा। राहुल ने हिम्मत किया और फिर दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश की। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने 2-4 कदम बढ़ाए उसके घुटने टूटने लगे। गुरुत्वाकर्षण का बल इतना अधिक था कि वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। राहुल घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सारे जोश पर जैसे पानी फिर गया था। पुल तो दूर की बात थी, वह कुछ कदम भी चलने में असमर्थ था। निराशा के बादल उसके दिमाग को घेरने लगे। तभी उसे अचानक याद आया कि भैरव जी ने उसे सबसे अलग रास्ता अपनाने की बात कही थी। राहुल ने सोचा, शायद पारंपरिक तरीके से चलने से काम नहीं चलेगा। उसने अपने आसपास देखा। धरती हल्के हरे रंग की चमकती हुई थी, जो दूर से देखने पर पन्ना जैसी लग रही थी। हवा में नमी कम थी, जिससे सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर कुछ चमकती हुई वस्तुओं पर पड़ी। वे छोटे छोटे चपटे पत्थर थे जो हरे रंग की धरती से अलग सुनहरे रंग में चमक रहे थे। उसने एक पत्थर उठाया। यह आश्चर्यजनक रूप से हल्का था, लगभग भारहीन। राहुल के दिमाग में एक विचार कौंधा।
वह उठा और उसने अपने सामने जमीन पर उन सुनहरे पत्थरों को एक सीधी रेखा में रखना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर उसने फिर से पत्थरों को उठाया और आगे बढ़ाकर रखा। धीरे धीरे वह पत्थरों की एक संकरी सीढ़ी बना रहा था। यह कोई आसान काम नहीं था। गुरुत्वाकर्षण का बल उसे लगातार जमीन की तरफ खींच रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि पारंपरिक तरीके से चलना असंभव था, इसलिए उसे कुछ अलग करना था। कुछ समय बाद जब राहुल पत्थरों की सीढ़ी बना रहा था, उसे अचानक जमीन में हलचल महसूस हुई। धीरे धीरे जमीन फटने लगी और उसमें से एक अजीब प्राणी बाहर निकला। यह प्राणी करीब 4 फीट लंबा था और 2 पैरों पर चलता था। उसका शरीर हरे रंग का था और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। उसके सिर पर लंबे नुकीले कांटे थे जो खतरनाक लग रहे थे। राहुल स्तब्ध रह गया। उसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। प्राणी ने भी राहुल को घूरना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वे दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। राहुल को लगा कि शायद ये प्राणी उसकी मदद कर सकता है। उसने अपने हाथों को हिलाते हुए उसका अभिवादन किया। नमस्ते, उसने कहा, ये जानते हुए भी कि शायद प्राणी उसे समझ नहीं पाएगा। प्राणी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने राहुल द्वारा बनाई गई पत्थरों की सीढ़ी को देखा। राहुल को लगा कि शायद उसकी समझ में आ गया है। अचानक प्राणी ने अपने पतले हाथों को हवा में लहराया और जमीन से कुछ चमकते हुए कण उठा लिए। वे चमकते हुए कण हवा में तैरने लगे और राहुल के सामने एक सीधी रेखा में जम गए। कुछ ही सेकंड में राहुल के सामने हवा में ही पत्थरों जैसी सीढ़ियां बन गईं, जो जमीन से पुल तक जाती थीं। ये सीढ़ियां हल्की और पारदर्शी थीं, मानो हवा से ही बनी हो। राहुल आश्चर्य से देखता रहा। उसने ऐसा जादू कभी नहीं देखा था। ये प्राणी उसे पुल तक पहुंचाने में उसकी मदद कर रहा था। राहुल ने सेम वैसा ही किया, लेकिन वह बस पुल पर ही पहुंच पाया। वहां जैसे ही पुल पार पहुंचा, वह जानवर गायब हो गया। लेकिन अभी भी राहुल इन मुश्किल काम नहीं हुई थी। वो जैसे ही पुल पर पहुंचा था, उसे महसूस हुआ कि गुरुत्वाकर्षण और भी बढ़ गया था, लगभग 2 गुना हो गया था। इस वक्त राहुल अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत किया और आगे बढ़ने लगा। वह कुछ ही कदम चला था कि उसकी पूरे बदन में बहुत ही दर्द करने लगा, लेकिन राहुल कैसी भी तरह हार नहीं मान रहा था। वह किसी तरह पुल के बीच पहुंच चुका था, पर इस वक्त उसके पूरे छिद्रों से खून बहने लगा था, जिसके वजह से अब उसकी आंखें बंद होने लगी। उसी वक्त उसे याद आया कि कैसे परिवार में हर कोई उसे नालायक कहता था, जिससे उसके पापा की सर झुक जाता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उसे एक चांस मिला था अपने आप को साबित करने का, अपने आप को सबसे ताकतवर बनाने की। वह अब नहीं रुक सकता था। उसने दोबारा हिम्मत किया और आगे बढ़ने लगा। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे, पर राहुल किसी तरह आधे से ज्यादा पुल को पार कर चुका था। एक वक्त उसके पीछे खून से सने कदमों के निशान पड़े हुए थे, पर राहुल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे बढ़ता कर रहा था। लगभग उसकी सभी हड्डियां टूट चुकी थी, पर राहुल सभी दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ भैरव जी ने जब राहुल की जी को देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अगर उसके जगह कोई और होता तो उसकी जान निकल गई होती। भैरव जी उसके सहन शक्ति को देखकर बहुत ही हैरान थे। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना दृश्य निश्चय किसी के अंदर पहले नहीं देखा था।